हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बिपरजॉय से बर्बाद होने वाला था पाकिस्तान, मगर बचाने आ गया हिंदुस्तान। बताएंगे दोस्तों कैसे हुआ ये सब, और साथ ही साथ आपको बताएंगे बड़ी खबर जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी और जो बाइडेन का ये प्लान ड्रैगन की उड़ाने वाला है नींद। CPEC BRI प्रोजेक्ट पर नकेल कसने की बड़ी तैयारी। साथ ही साथ बताएंगे जहां कश्मीर में हुर्रियत के पाकिस्तानी प्यादों पर NIA ने किया वार तो बौखलाई शहबाज सरकार, अब भारत से लगाई गुहार। बताएंगे दोस्तों क्या गुहार लगाया गया, और साथ ही साथ उन सभी के लिए सबसे बड़ी खबर जहां राशन और आधार कार्ड रखने वालों की हुई बल्ले बल्ले। मोदी सरकार ने सुना दी खुशखबरी की खबर। जी हाँ दोस्तों, और पेंशन लेने वालों के लिए भी बड़ी खबरें। तो सारी जानकारियां बताएंगे, बने रहेगा वीडियो का अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश, भारतीय सेना और भारत के लोकतंत्र का दिल से समर्थन करते थे। इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां कश्मीर में हुर्रियत के पाकिस्तानी प्यादों पर NIA ने किया वार, बौखलाई शहबाज सरकार, अब भारत से लगाई गुहार। बता दें कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल अलगाववादी नेताओं और उनके समर्थकों के खिलाफ भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के अभियान से पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान ने कश्मीर में अलगाववादी नेताओं और आतंकियों का समर्थन करने वाले लोगों की संपत्ति जब्त किए जाने पर जमकर आंसू बहाया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और लश्कर जैसे आतंकी संगठन इन्हीं लोगों के माध्यम से आतंकियों तक पैसा पहुंचाते हैं, उन्हें छिपने के लिए ठिकाना मुहैया कराते हैं। NIA ऐसे लोगों की पहचान करके उनकी संपत्ति जब्त कर रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने बताया कि भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी और राज्य की जांच एजेंसी बहुत आक्रामक तरीके से कश्मीरियों की अचल संपत्ति को जब्त कर रही है। उन्होंने भारतीय कदम पर आंसू बहाते हुए कहा कि ये चिंता की बात है कि राज्य की जांच एजेंसी ने साल 2021 से ऐसी 124 संपत्ति को जब्त किया है। बलोच ने कहा कि हम भारत के इस कदम की निंदा करते हैं। उन्होंने दावा किया कि भारत ने ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता अयाज अकबर की श्रीनगर में संपत्ति को जब्त किया है। दोस्तों आतंकियों के संपत्तियों को जब्त करने पर अब पाकिस्तान रोता हुआ भारत से रिक्वेस्ट कर रहा है कि कृपया करके ऐसा ना करें, उनकी संपत्ति उनको लौटा दें। यानी कि दोस्तों अब आतंकियों पर जो नकेल कसा जा रहा है NIA के द्वारा, उस पर पाकिस्तान का रोना दोस्तों ये क्लियर मैसेज जाता है पूरे विश्व को कि पाकिस्तान ही उन आतंकियों को पालता था। बहरहाल दोस्तों, अगर आप भी NIA के इस एक्शन से दिल से समर्थन करते तो कमेंट में थैंक यू NIA कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां PM मोदी और जो बाइडेन का ये प्लान ड्रैगन की उड़ाने वाला है नींद। CPEC BRI प्रोजेक्ट पर नकेल कसने की सबसे बड़ी तैयारी। बता दे चीन अपने कई तरह के परियोजना के तहत कई देशों में अपना दबदबा कायम करना चाह रहा है। इसमें चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC एक सबसे बड़े उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने चाइना की बढ़ती अवैध गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए अपने कूटनीतिक कोशिश को तेज कर दिया है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का प्रमुख हिस्सा भी है। इसी को मद्देनजर रखते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगामी अमेरिकी दौरे पर राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ चीन के बढ़ते दायरे से निपटने के लिए प्रभावी तरीके से बातचीत करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 24 जून को अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। द संडे गार्जियन के रिपोर्ट के मुताबिक PM मोदी जी जो बाइडेन के साथ ठोस मुद्दों पर बात करेंगे। हाल में जापान के हिरोशिमा में संपन्न हुए G7 की बैठक में शामिल देशों के प्रमुखों ने चाइना के $multi-million के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए जोर लगाया था। द संडे गार्जियन ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि G7 का नेतृत्व खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कर रहे हैं, इसीलिए भारतीय प्रधानमंत्री बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर किए गए प्लानिंग के बारे में जानने के लिए इच्छुक होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि चाइना ने भारत के खिलाफ बड़ी चालें चली हैं। चीन हमेशा से इस फिराक में रहता है कि वो भारत को किस तरह घेर सके। इसके लिए वो बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के तहत दुनिया भर के गरीब देशों को अपनी तरफ से कर्ज देकर जाल में फंसा रहा है। बहरहाल दोस्तों, अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जो बाइडेन का ये प्लान ड्रैगन की वाकई में नींद उड़ाने वाला है। साथ ही साथ एक और खबर आपको बता दें इसी से जुड़ी, जहां अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। लेकिन इस बात पर टिकी है सबकी नजरें, किस बात पर बता दें, पेंसिल्वेनिया एवेन्यू यानी व्हाइट हाउस के दूसरे छोर पर कैपिटल हिल स्थित है, जहां पर PM मोदी जी से अलग अपेक्षाएं हैं। जब वो अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे तब रशिया और चाइना पर यानी उन पर भारत के रुख पर कड़ी नजर रखी जाएगी। मंगलवार को US इंडिया बिजनेस काउंसिल की तरफ से आयोजित एक आइडियाज समिट में दो प्रमुख अमेरिकी सांसदों ने रशिया यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन का पक्ष न लेने को लेकर भारत की कड़ी निंदा की थी। ये दोनों ही सांसद भारत के पुराने दोस्त माने जाते हैं। इंडिया कॉकस के सह अध्यक्ष
डेमोक्रेट सांसद मार्क वार्नर ने समिट में कहा कि अब भारत महान और दुनिया के सबसे देशों में से एक के रूप में उभरकर सामने आया है। ऐसे में भारत अब विश्व के प्रमुख मुद्दों से बचकर नहीं निकल सकता, जैसे वो यूक्रेन पर रशिया के आक्रमण को लेकर कर रहा है। उनके साथ बैठे रिपब्लिकन सांसद जॉन कार्निन ने कहा कि यह थोड़ा निराशाजनक था कि जब रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया तब भारत ने इसको लेकर रशिया की आलोचना नहीं की। यानी कि दोस्तों, अमेरिका में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संसद से बयान देंगे, अब ऐसे में उनकी इस बात को लेकर काफी ज्यादा चर्चा है कि रशिया यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रशिया के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे या नहीं। बहरहाल दोस्तों, आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्या सजेशन, क्या राय देना चाहेंगे अमेरिका जाने पर और रशिया यूक्रेन युद्ध पर रशिया का विरोध करने वाले जैसे बयान देने पर? दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। वैसे ऐसा संभव बिल्कुल नहीं होने वाला दोस्तों कि भारत किसी एक का पक्ष ले ले। चलते अगली खबर की तरफ, जहां बिपरजॉय से बर्बाद होने वाला था पाकिस्तान मगर बचाने आगे अपना हिंदुस्तान। जी हाँ, आप भी कहेंगे दोस्तों आखिर क्यों? बता दें, पाकिस्तान बिपरजॉय तूफान से बिल्कुल बर्बाद होने वाला था, लेकिन ये तबाही भारत की वजह से थम गई। जी हाँ, बिपरजॉय से पाकिस्तान को बचाने यदि हिंदुस्तान नहीं आया होता तो वहाँ हालात बद से बदतर हो चुके होते। पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा होता और हाहाकार मच गया होता। मगर अब आप सोच रहे होंगे कि जब भारत और पाकिस्तान कट्टर दुश्मन है तो आखिर हिंदुस्तान उसे बचाने क्यों गया? तो आपको बता दें, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। आपको बता दें, आपके मन में उठ रहे इस सवाल का जवाब भी हम देते हैं और बताते हैं कि आखिरकार भारत ने पाकिस्तान को बिपरजॉय से कैसे बचाया। दरअसल पाकिस्तान के वैज्ञानिकों के साथ सरकार भी मानती है कि वो भारत की वजह से काफी हद तक चक्रवात बिपरजॉय की तबाही से बच गया। यदि बीच में हिंदुस्तान नहीं आया होता तो पाकिस्तान में खलबली मच गई होती। दरअसल शुक्रवार को बिपरजॉय सबसे पहले भारत में गुजरात पहुंचा और यहाँ कच्छ के तट से टकरा गया। टक्कर दोस्तों इतनी जोरदार थी कि बिपरजॉय की रफ्तार इसके बाद कमजोर पड़ गई। इससे पाकिस्तान पहुंचते पहुंचते इसकी गति मंद हो गई और वो बच गया। इस प्रकार हिंदुस्तान ने बिपरजॉय के तूफान को अपने सीने पर टकरा लिया और पाकिस्तान बर्बाद होने से बच गया। जी हाँ, भारत की वजह से अब हर पाकिस्तानी राहत की सांस ले रहा है। सिंध प्रांत के तटीय शहर केटी के लोगों के लिए चक्रवात की चेतावनी जारी की गई थी और वे अब अपने घरों को लौट रहे हैं। अब पाकिस्तान के मौसम विज्ञान विभाग यानी पीएमडी ने कहा है कि चक्रवात बिपरजॉय कमजोर होकर बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान से गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। बहरहाल दोस्तों, भारत ने अपने सीने पर इस बिपरजॉय तूफान का चोट खाया है दोस्तों, लेकिन पाकिस्तान बर्बाद होने से बच गया। इस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आज जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पर। अगली खबर की बात करते हैं, जहां शहीद शांति रक्षकों के सम्मान में यूनाइटेड नेशन में बनेगा मेमोरियल वॉल। पीएम मोदी के दौरे से पहले भारत की जय जयकार। जी हां, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शहीद हुए शांति रक्षकों के सम्मान में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक स्मारक दीवार स्थापित करने के लिए भारत द्वारा लाए गए मसौदा प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने बुधवार को यूएनजीए में संयुक्त राष्ट्र के शहीद शांति सैनिकों के लिए स्मारक दीवार नाम का मसौदा प्रस्ताव पेश किया है। विश्व निकाय के लगभग 190 सदस्य देशों द्वारा सह प्रायोजित इस प्रस्ताव को ऐसे समय में पारित किया गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगले सप्ताह अमेरिका की पहली आधिकारिक राजकीय यात्रा पर जाने वाले हैं। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां चाइना नहीं भारत कर सकता है सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन युद्ध का समाधान। जी हां, अमेरिकी नेता ने इसकी वजह भी बताई। आपको बता दें सबसे बड़ी और अहम जानकारी, जहां अमेरिका के वरिष्ठ नेता ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध का समाधान चाइना नहीं बल्कि भारत कर सकता है। बता दें कि चीन रशिया और यूक्रेन के बीच शांति समझौता कराने की कोशिशों में जुटा हुआ है। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद एमी बेरा ने कहा है कि भारत के रशिया के साथ पुराने संबंध है। ऐसे में भारत को अपने संबंधों के चलते पुतिन से बात करनी चाहिए और यूक्रेन युद्ध का समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। एमी बेरा ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि पीएम मोदी जी के आगामी अमेरिका दौरे में उनके और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच यूक्रेन संकट पर कोई बात होगी भी या नहीं। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, जहां जम्मू कश्मीर में जैश के 5 आतंकी हुए गिरफ्तार। सुबह मारे गए थे 5 पाकिस्तानी टेररिस्ट। जी हां, जम्मू कश्मीर में आतंकियों के लिए कल का दिन आफत लेकर आया। सुबह सुबह सुरक्षा बलों ने 5 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया तो शाम होते होते 5 अन्य आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी पिछले महीने एक सर्कस में काम करने वाले दीपक कुमार की हत्या के सिलसिले में हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले से जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक उधमपुर जिले के निवासी कुमार जो 27 साल के, उनको बाइक सवार 2 आतंकवादियों ने 29 मई को की रात को उस समय काफी पास से गोली मारी थी जब वो दूध खरीदने के लिए बाजार गए थे। वो जंगलात मंडी में एक सर्कस में काम करते थे। साथ ही साथ एक और खबर आपको बताते, जहां चीन करवा रहा दुनिया भर में साइबर हमले। अमेरिका की रिपोर्ट ने मचाई कई देशों में
में खलबली। जी हाँ, दुनिया भर में सर्वर डाउन होने और डेटा चोरी होने व साइबर फ्रॉड की वजह से चाइना सबकी नजरों में आ चुका है। सब उसको उसका सबसे बड़ा कारण बता रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चीन पूरी दुनिया में हैकरों से साइबर हमले करवा रहा है। ये बात अमेरिकी रिपोर्ट में कही गई है, जिसमें चीन को दुनिया के विभिन्न देशों साइबर हमले का दोषी माना गया है। हालांकि चाइना अमेरिका की इस रिपोर्ट से बौखला गया है और इसे सिरे से खारिज कर दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इसी हफ्ते चीन जाने वाले हैं, लेकिन उनके दौरे से पहले ही दोनों देशों में साइबर वार छिड़ गया है। अमेरिका ने चाइना पर हैकरों द्वारा डेटा चोरी करने और साइबर हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आपको बता दें, जहां पर रशिया नहीं भविष्य में डिफेंस डील के लिए अमेरिका है भारत का भरोसेमंद साथी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यूएस दौरे के बीच बड़ी खबर, जहां इंडिया टुडे ग्रुप के न्यूज डायरेक्टर राहुल कंवल ने इंडो पैसिफिक अमेरिकी पत्रकार और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट फरीद रफीक जकारिया से खास बातचीत की। इस इंटरव्यू में फरीद जकारिया ने बताया कि भारत के पास अत्याधुनिक हथियार होने के साथ ही उसे मिलिट्री टेक्नोलॉजी में सबसे आगे होने की सख्त आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान में भारत दूसरे दर्जे के रूसी उपकरणों हथियारों का प्रयोग कर रहा है। जकारिया ने ये टिप्पणी उस सवाल के जवाब में किया जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत के लिए हथियार आपूर्तिकर्ता के तौर पर अमेरिका पर भरोसा किया जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां 21 जून को यूनाइटेड नेशन में पीएम मोदी जी के साथ योग दिवस समारोह में शामिल होंगे यूएनजीए के अध्यक्ष। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 21 जून को 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यहां पहली बार संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग सत्र का नेतृत्व करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का लक्ष्य योगाभ्यास के अनेक लाभ के बारे में दुनिया भर में जागरूकता फैलाना होगा। योग के लाभ को देखते हुए दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। कार्यक्रम को लेकर जारी एक परामर्श में कहा गया है कि 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में योग सत्र में हिस्सा लेने के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल पहले पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के वार्षिक आयोजन का प्रस्ताव रखा था। उसके बाद ये पहली बार होगा जब वो संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग सत्र का नेतृत्व करेंगे। ये एक ऐतिहासिक दिन होगा। दोस्तों ऐसे में पीएम मोदी जी को इसके लिए ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां अब आयात से ज्यादा अमेरिका को निर्यात कर रहा अपना भारत। दोनों देशों में सीमा शुल्क समझौते से और बढ़ेगी रफ्तार। जी हां, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचकर 128 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर चुका है। दोनों देशों के बीच वर्ष 2022-23 में 128.8 अरब डॉलर का कारोबार हुआ है। इसमें भारत निर्यात करने में आगे निकल गया है। आंकड़ों के अनुसार भारत ने अमेरिका को 78.54 अरब डॉलर का निर्यात किया है, जबकि आयात सिर्फ 50.24 अरब डॉलर का किया है। भारत का निर्यात बढ़ना अच्छी खबर मानी जा रही है। अब भारत और अमेरिका शीघ्र सीमा शुल्क निकासी के लिए एक पारस्परिक मान्यता समझौते यानी MRA को जल्द पूरा करने की कोशिश में जुटे हैं, जिसमें दोनों देशों के अधिकृत आर्थिक परिचालकों को त्वरित मंजूरी मिलेगी। दोस्तों ऐसे में आप भी जानकर काफी ज्यादा खुश हुए होंगे कि अब भारत में आयात से ज्यादा निर्यात बढ़ा है। ऐसे में दोस्तों मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां चालबाज चीन की नई चाल, भारत के दोस्तों को तोड़ने में जुटा ड्रैगन। आखिर कैसे बता दें, भारत और चाइना के बीच रिश्ते उतार चढ़ाव से भरपूर है। कभी रिश्तों में गर्मजोशी देखने को मिली है तो कभी सीमा विवादों के चलते रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं। हालांकि भारत के पड़ोस में मौजूद कुछ देश ऐसे हैं जिनसे मामूली खटपट को इतर रखकर बात की जाए तो रिश्ते हमारे पटरी पर ही रहे हैं। इन देशों में श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और सऊदी अरब भी शामिल है। अब भारत के इन देशों के साथ व्यापारिक और ऐतिहासिक रिश्ते काफी पुराने हैं। यही वजह है कि इनसे दोस्ताना रिश्ता कई दशकों का है। वहीं चीन की पहचान एक चालबाज मुल्क के तौर पर होती है, जो कि भारत के खिलाफ हमेशा ही अपने चालों को चलता रहता है। पिछले कुछ सालों से उसने भारत के लिए खिलाफ एक नई चाल चलना शुरू कर दिया है। दरअसल चीन एक एक करके भारत के दोस्तों को अपने खेमे में करने में जुटा हुआ है। इसके लिए कभी भी वो उन्हें प्रोजेक्ट का लालच दिखाता है तो कभी निवेश के जाल में फंसाने की कोशिश करता है। दोस्तों चीन का सिर्फ एक ही मकसद है और वो ये है कि किसी भी तरह से भारत के दोस्तों को उससे दूर किया जाए। आपको बता दें कि चाइना इतनी ज्यादा कोशिशें कर रहा है कि सऊदी अरबिया, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश जैसों को भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है और भारत से इनको पूर्ण रूप से डिटैच करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। और वो ये कोशिश कर रहा है कि ये देश किसी भी प्रकार से भारत से अलग हो जाए, जिससे कि भारत की साख पूरी दुनिया में कम हो जाए। चलते दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां ग्रीस में आतंकी साजिश रचने के आरोप में 8 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। ग्रीस में 8 पाकिस्तानी नागरिकों को आतंकी हमलों की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारियों ने एक बार फिर पाकिस्तान को सुर्खियों में ला खड़ा किया है, जो दुनिया भर में जिहादी आतंकवाद का मुख्य प्रसारक रहा है। हालांकि इस बात की अभी पुष्ट रिपोर्ट नहीं मिली है। पाकिस्तान मूल के आतंकवादियों द्वारा
यूरोपीय धरती पर आतंकी हमले की योजना बनाने की एक अन्य घटना में ग्रीक पुलिस ने मार्च 2023 में 2 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया था, जो कथित तौर पर देश में इजराइल और यहूदी ठिकानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हताहत आतंकवादी हमलों की योजना बना रहे थे। मार्च 2023 की आतंकी साजिश की आगे की जांच के बाद अपुष्ट सूत्रों का दावा है कि जून 2023 में गिरफ्तार 8 पाकिस्तानी नागरिक कथित रूप से पाकिस्तान के सरगोदा क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये गिरफ्तारियां इस बात को रेखांकित करती है कि कट्टरपंथी पाकिस्तानियों के ग्रीस में अवैध प्रवास में वृद्धि ने देश की सुरक्षा चिंताओं को कम किया है। पाकिस्तान पर अक्सर अपने पड़ोसियों के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और जर्मनी और फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों द्वारा दक्षिण एशिया के अपने स्थानीय क्षेत्र और उससे आगे दोनों में विभिन्न प्रकार के आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का खतरा और आरोप लगाया है। साथ ही साथ अगली खबर बताते हैं, जहां तालिबान के लिए ही सही एक साथ आए भारत पाकिस्तान। बताते नॉर्वे जाकर क्या की बात। दरअसल तालिबान के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान एक मंच पर नजर आए हैं। दोनों देशों ने हाल ही में नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित एक शांति सम्मेलन में शिरकत की है। इस शांति सम्मेलन को नॉर्वे की सरकार ने अफगानिस्तान में तालिबान को लेकर जारी गतिरोध को तोड़ने के लिए आयोजित किया था। इस दौरान तालिबान के प्रतिनिधियों ने अलग से भारत और पाकिस्तान के विशेष दूतों से मुलाकात भी की। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के साथ ओस्लो में वार्ता पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। अगस्त 2021 में काबुल पर नियंत्रण करने के बाद से तालिबान खुद को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता दिलाने के लिए प्रयासरत है। हालांकि किसी भी देश ने अफगानिस्तान में तालिबान की कार्यवाहक सरकार को मान्यता नहीं दी है। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आपको बताते, जहां यूरोप जाने की कोशिश कर रहे प्रवासियों से भरी नौका पलटी, कम से कम 79 लोगों की मौत। जी हाँ, प्रवासियों को लेकर जा रही मछली पकड़ने वाली एक नौका यूनान के तट पर मंगलवार देर रात को पलटने के बाद डूब गई, जिसमें कम से कम 79 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लापता हैं। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये सभी प्रवासी यूरोप जाने की कोशिश कर रहे थे। तटरक्षक बल यानी नौसेना और विमानों ने रात भर व्यापक स्तर पर खोज एवं बचाव अभियान चलाया। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि कितने यात्री लापता हैं। तटरक्षक बल के प्रवक्ता निकोस अलेक्सियो ने सरकारी ERT टीवी को बताया कि यात्रियों की संख्या का सटीक अनुमान लगाना असंभव है। जी हाँ, साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां राष्ट्रपति की सहमति के बिना चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकेगा ECP। सीनेट ने विधायक को दी मंजूरी। पाकिस्तान से बड़ी खबर, पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ पार्टी के सांसदों के विरोध के बावजूद चुनाव आयोग को राष्ट्रपति की सहमति के बिना चुनाव की तारीखों की घोषणा करने का अधिकार देने के उद्देश्य से शुक्रवार को सीनेट यानी संसद का ऊपरी सदन में एक विधेयक पारित किया गया। पूर्ववर्ती चुनाव अधिनियम 2017 की जगह लेने वाले चुनाव संशोधन विधेयक 2023 को पाकिस्तान के राज्य मंत्री शहादत अवान ने उच्च सदन में पेश किया। इस कानून के उद्देश्य और कारणों वाले बयान में कहा गया है कि संविधान में ECP के कर्तव्य की परिकल्पना की गई है कि वो ईमानदारी से, निष्पक्ष रूप से और कानून के अनुसार चुनाव आयोजित करे। जी हाँ, साथ ही साथ अगली खबर आपको बताते हैं, जहां नाटो में स्वीडन के शामिल होने पर तुर्की ना पाले समर्थन की उम्मीद। राष्ट्रपति एर्दोगन ने रखी सपोर्ट करने की शर्त। जी हाँ, तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने बुधवार को कहा कि अगले महीने पश्चिमी गठबंधन के शिखर सम्मेलन में स्वीडन को अपने नाटो की सदस्यता पर तुर्की के समर्थन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने साफ तौर पर कहा कि जब तक स्वीडन स्टॉकहोम में तुर्की विरोधी प्रदर्शनों को नहीं रोकता, तब तक अंकारा से रुख में बदलाव की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने मंगलवार को अजरबैजान से एक फ्लाइट में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जब तक आतंकी स्टॉकहोम में विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे, तब तक तुर्की स्वीडन की नाटो में शामिल होने की बात को स्वीकार नहीं कर सकता। साथ ही साथ एक और खबर आपको बता दे, जहां पर हिरोशिमा से भी बड़ा हमला करने की फिराक में रशिया बेलारूस को भेजे परमाणु बम, नाटो की आएगी शामत। जी हाँ, करीब 1.5 साल से चल रहे यूक्रेन रशिया के बीच युद्ध में अब रशिया ने एक और बड़ा कदम उठाया है। रूस अब अपने परमाणु बम को अपने करीबी देश बेलारूस में तैनात करने जा रहा है। इससे पूरी दुनिया की टेंशन और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये पहली बार है कि रूस इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा है। रशिया का ये कदम अपने आप में बहुत मायने रखता है, क्योंकि मॉस्को का दुनिया के सामने ये स्पष्ट संदेश है कि चाहे कुछ भी हो जाए, रशिया यूक्रेन के साथ युद्ध में पीछे नहीं हटेगा। रूस इसी साल जुलाई से बेलारूस में परमाणु हथियार की तैनाती शुरू करेगा। बता दें कि कुछ महीनों पहले ही रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के बीच अहम मुलाकात हुई थी और इस दौरान दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने कई बातों पर द्विपक्षीय चर्चा भी की थी। रशिया की ओर से तैनात किए जा रहे इन परमाणु बमों का कंट्रोल पूरी तरह से रूस के पास ही होगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, फिर भाजपा में शामिल होंगे क्या नीतीश कुमार। बता दें जीतन राम मांझी की बगावत से बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। नीतीश कुमार के सबसे समर्थकों में से एक मांझी अब उनके ही
खिलाफ जहर उगल रहे हैं। अब उन्होंने नीतीश कुमार पर नए सिरे से बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि बिहार में मुख्यमंत्री बने रहने के लिए नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। वे तेजस्वी यादव को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। संवाददाताओं से बात करते हुए मांझी ने नीतीश कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सवाल किया कि क्या नीतीश कुमार ने भाजपा से हाथ नहीं मिलाया। मैं दावे के साथ कहता हूं कि वे नीतीश कुमार तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। हो सकता है कि एक ऐसा समय आए जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के लिए फिर से भाजपा के साथ चले जाएं। इससे पहले नीतीश ने सत्तारूढ़ महागठबंधन से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को निकाले जाने का बचाव करते हुए आरोप लगाया कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम के संस्थापक वस्तुतः भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी दलों की जासूसी कर रहे थे। साथ ही साथ एक और खबर आपको बता दें, जहां ममता की कांग्रेस को बड़ी चेतावनी। कहा अगर पश्चिम बंगाल में भाजपा का किया समर्थन तो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं मिलेगा साथ। जी हां, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस को चेतावनी भरे शब्दों में कहा है कि अगर कांग्रेस पश्चिम बंगाल में भाजपा का सहयोग करती है तो उसे हमसे राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ममता ने बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्ण है। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां राशन और आधार कार्ड रखने वालों की हुई बल्ले बल्ले। मोदी सरकार ने सुना दी बड़ी खुशखबरी। जी हां, राशन कार्ड रखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी की खबर है। केंद्र सरकार की तरफ से राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है, जिसका असर देश के करोड़ों कार्ड धारकों पर पड़ेगा। सरकार ने एक बार फिर से आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक करने के लिए तारीख बढ़ा दी है। पहले इसको लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 थी, लेकिन अब इसको सरकार ने 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। यानी कि आपके पास में अब राशन को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2023 है। जी हाँ दोस्तों, खाद्य मंत्रालय ने ये बड़ी जानकारी दी है। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे धोखाधड़ी और गड़बड़ी पर रोक लगने वाली है। बहरहाल कैसे आप दोस्तों ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं अपने आधार कार्ड को आधार राशन कार्ड से, वो सारी जानकारी हमने स्क्रीन पर दे दिया है दोस्तों, आप देख ही पा रहे होंगे। आपको बता दें कि अगर आप अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक करा लेते हैं तो इसके बाद में कोई भी व्यक्ति तय कोटे से ज्यादा राशन नहीं ले पाएगा। इसके बाद में जो भी लोग राशन लेने में गड़बड़ी करते हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इससे जरूरतमंदों को ही सब्सिडी पर अनाज मिल सकेगा, जो कि बड़ी अच्छी बात है। बहरहाल दोस्तों, अंतिम खबर की बात करें, अब ज्यादा पेंशन पाने वालों के लिए आ गई खुशखबरी। बचा है सिर्फ 10 दिन का समय, जल्दी से कर सकते हैं अप्लाई। जी हाँ, अगर आप भी ज्यादा पेंशन पाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारियों को हायर पेंशन चुनने का मौका दिया जा रहा है। अगर आपने अभी तक इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं किया है तो आपके पास में 10 दिन का समय बचा हुआ है। ईपीएफओ ने अंश धारकों को हायर पेंशन का विकल्प चुनने के लिए एम्प्लॉयर के साथ संयुक्त विकल्प फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करा दी है। 26 जून तक का आपके पास समय है। बाकी सारी जानकारी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये खबर थोड़ी भी अच्छी लगी तो दोस्तों में, रिश्तेदारों में, भाइयों में, बहनों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।